हेलो माय चैंपियंस, विजय आदर्श की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का इंडियन इको में। चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एक बार दोबारा से रिव्यू कर दूं, पीछे याद होगा आपको जो इकोनॉमिक्स क्लास 12th का सिलेबस है उसमें सीबीएसई के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहला मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है इंडियन इकोनॉमिक। तो हम बात करें इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये हम लोग यहां पे पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार है। इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे, जिसमें से आज हम बात करेंगे सबसे इस पहले क्वेश्चंस के ऊपर, जिसका नाम है एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। की मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था और बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी को, जैसा मैंने पीछे भी बताया था कि डियर इस क्लास में आपको रेगुलर रहना है, जो चीजें बताई जाए उसको अटेंटिव तरीके से सुनना है और जो भी बोला जाता है, जो यहां पे बताया जाता है उसको सुनना है, लिखना नहीं है। अभी लिखने के लिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ये जितने भी नोट्स, जनरली अब तक हम पहले किसी को ये नोट्स प्रोवाइड नहीं करते थे, लेकिन इन सभी नोट्स का आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहां पे जाकर इन सभी नोट्स को जैसा यहां पे लिखा हुआ है एज इट इज वो मिल जाएगा, आप बाद में इसको नोट डाउन कर लेना। ओके, आज बहुत ही प्यारी सी यहां पे एक बात है कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कभी कभी होता है ना कि हम सफल होना चाहते हैं, तो सफलता सबको यूं ही नहीं मिल जाती, सिर्फ सोचने भर से नहीं मिल जाती, इसके लिए काम करना पड़ता है। तो सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कई बार होता है ना, एक बहुत प्यारी सी कोटेशन है। कोटेशन ये कहती है कि अगर अब तक आप वही करते आए हो जो पहले करते आए थे, तो वही रिजल्ट मिलेगा जो पहले मिला था आपको। तो इसलिए अगर आपको कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, तो आपको वो काम करने पड़ेंगे जो अब तक आपने नहीं किया। तो सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कि कुछ भी बिना कुछ नहीं करो और जय जयकार हो जाए आपकी, हो ही नहीं सकती। अगर टॉपर बनोगे तो देखो ना, आपके गांव के, आपके मोहल्ले के, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके रिलेशन वाले लोग कैसे बोलेंगे आपको कॉल करके बोलेंगे कि वाह यार कमाल कर दिया आपने, है ना। तो यूं ही नहीं मिलती, इसके लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करनी पड़ती है। और याद रखना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपने सपने देखे ना, ये सपने तब तक कुछ नहीं होंगे इन सपनों का, ये सपने तब तक जिंदा नहीं होंगे जब तक आप इसके लिए काम नहीं करोगे। सोच के देखो, हर इंसान इस दुनिया में इच्छा लेके आता है, बहुत सारी इच्छाएं रखता है, सोचता है, ड्रीम्स देखता है ना। लेकिन क्या वो सबके ड्रीम पूरे हो जाते हैं? एक वो बंदा जिसके ड्रीम्स पूरे होते हैं ना, वो उसके लिए काम करता है, और एक वो जो सिर्फ सपने देखता है, कहते हैं ना ख्याली पुलाव, वो पकाता है, और होंगे नहीं उसके सपने पूरे तब तक जब तक कि वो उसके लिए काम नहीं करेगा। तो इसलिए बेहतर है कि लग जाओ। मेरा मिशन और अपना मिशन, दोनों का मिशन एक ही है। इसलिए हमारे मिशन को पूरा करने के लिए आपको जी तोड़, जी हां यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, यहां पे एक दो बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर इकोनॉमिक्स का जो रजिस्टर है वो दोनों बुक्स के लिए एक ही रजिस्टर बनाने। नहीं डियर, आप 2 रजिस्टर बनाओ। एक आप यहां पे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और दूसरा रजिस्टर बनाओ आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। दोनों के लिए रजिस्टर अलग से बनाओ। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता दूं, क्योंकि इकोनॉमिक्स की ये पहली क्लास है, तो अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी दोस्तों के साथ जो आपकी क्लास में पढ़ने वाले हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, उनके साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ जिसका टाइटल डालो आई एम अ चैंपियन। जी हां, व्हाट्सएप ग्रुप का नाम डालो आई एम अ चैंपियन। अपने दोस्तों को इसमें जोड़ो और जो भी हम पढ़ते हैं उसके नोट शेयर करो। आपस में कोई क्वेरी होती है वो डिस्कस करो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई भी थी, क्लास में रेगुलर रहो। जिस टाइम हम क्लास लेते हैं ना, उसी टाइम आपको बैठना है। जी हां, और जो भी डाउट, जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपके मन में, वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मुझे ये भी बताओ कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, इससे मुझे मजा आता है। आप ये भी बताओ कि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत आ रही है। वैसे 99% केसेस में ऐसा नहीं होगा, बट फिर भी अगर कोई मन में सवाल आता है तो वो बताओ। मुझे अच्छा लगता है जब आप मेरे बारे में कुछ अच्छा बोलते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोस को शेयर करते हो और वो दोस्त कमेंट करते हैं कि सर मुझे मेरे इस दोस्त ने नंबर दिया था ये, या मेरे इस दोस्त ने ये जो चैनल का लिंक है वो शेयर किया था और मैं भी अब आपके मुहिम के साथ जुड़ गया हूं। गुड, चलिए
आज की जो हमारी यात्रा है उसको चालू करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, बहुत मजा आने वाला है आज वाली क्लास में। चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। जैसे मैंने कहा था, आप सभी से प्रॉमिस किया था कि इकोनॉमिक्स को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। इंग्लिश मीडियम का बच्चा होगा इंग्लिश में फोकस करे, हिंदी मीडियम का बच्चा होगा उसको बोलूंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों पे फोकस करो, क्योंकि आगे चलकर इकोनॉमिक्स आपको इंग्लिश में ही पढ़नी है। तो बेहतर है अभी से फोकस करो ना। हिंदी मीडियम वाला हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहे तो नोट कर सकता है, बट नोट करने के ऊपर आपकी इच्छा है कि आपको हिंदी में नोट करना है इंग्लिश में। मैंने यहां पे दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। नाउ आपको याद होगा कि भाई जो हमारा देश गुलाम हुआ था, वो गुलाम होने की कहानी थी 1757। जी हां, 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ तो इसने इंडिया का जो भाग्य है उसको बदल के रख दिया। जी हां, इंडिया का जो भाग्य है बिल्कुल कंप्लीटली चेंज कर दिया। हुआ क्या कि ये जो गोरे आए हमारे देश में, जो ब्रिटिश के लोग आए, उन लोगों ने हमारे देश पर एक तरीके से शासन करना चालू कर दिया। और आपको पता है हमारा देश मतलब 1757 से लेकर 1947, आपको पता है करीब करीब 200 साल, जी हां 200 साल गुलाम रहा। आप समझ सकते हो। और इनका मेन पर्पस था कि फूट डालो और शासन करो। आपको पता है 1857 में लड़ाई हुई थी झांसी की रानी वाली, आपको पता होगा। 100 साल बाद, देखो 200 साल बहुत होते हैं किसी देश पर राज करने के लिए। और इन्होंने 1757 से ही, प्लासी के युद्ध से ही फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। अब इन्होंने ये जो नीतियां बनाई, इनका मेन पर्पस था कि भारत जिसको सोने की चिड़िया कही जाती थी, इन्होंने लूट लिया उसको। आप सभी जानते हो आपसे क्या छुपा हुआ है, आप जानते हो कि भारत के जो पिछड़ेपन की स्थिति थी वो किस तरीके से थी। तो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ने वाले हैं कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सिस्टम था वो इंडिपेंडेंस से पहले कैसा था और उसके बाद हम किस तरीके से आगे बढ़ते गए। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि एग्रीकल्चर, जो पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता के समय भारतीय कृषि की दशा क्या थी। इन इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वॉज प्राइमरी एज एग्रीकल्चर इकोनॉमी। आपको पता है कि जो हमारा देश आज भी हमारा देश जो है वो एक तरीके से कहते हैं ना कि भाई ये यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, मतलब ज्यादातर जो पार्ट है, ज्यादातर जो लोग है, मोर देन 85% पॉपुलेशन, चाहे जो विलेज में रहते हैं वहां की बात करते हैं, मोर देन 85% पॉपुलेशन आज भी खेती पर लगे हुए हैं। आप में से जो गांव के बच्चे हैं बताना मुझे नीचे कमेंट में करके बताओ कि आप में से कौन कौन से बच्चे गांव में हैं, मुझे अच्छा लगता है। और आप लोग क्या खेती करते हो ये भी बताना, और किस तरीके के फसल उगाते हो। तो मोर देन 85% पॉपुलेशन आज भी कृषि पे लगी हुई है। और आपको पता है मेन पर्पस होता है कि चलो यार अपने लिए तो कुछ उगा ही ले, और जो मतलब बेचने के लिए, आज तो ऐसा हो गया कि चलो अपने लिए तो उगाते हैं और बेचने के लिए भी उगाते हैं। बट उस समय की सिचुएशंस कैसी थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे कि मोर देन 85% पॉपुलेशन जो है वो मतलब विलेज में रहती थी और एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी। जी हाँ, और मेन पर्पस था कि चलो यार अपने जीवन यापन के लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते थे। इसको मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है यहाँ पे कि इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये टोटल 5 पॉइंट हैं जिसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है वीक प्रोडक्टिव एक्युमुलेशन, मतलब कमजोर उत्पादक संचयन। आपको पता है अगर गांव के हैं तो आज जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने लगा, बट उस समय आपको पता है दराती होती थी फसल काटने के लिए। आज भी कोई अगर बहुत बड़ा खेत नहीं होता है तो फसल काटने के लिए दराती का इस्तेमाल किया जाता है ना। जोतने के लिए बैलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो प्रोडक्शन के जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको उत्पादन के साधन बोलते हैं, बहुत डिफेक्टिव थे। मतलब एक तरीके से यूं समझो कि उसमें सुधार की काफी गुंजाइश थी जो नहीं हुई। दूसरी बात, जो फर्टिलाइजर थे वो उसमें यूज नहीं होते थे। आपको पता है कि खेती खराब हो जाती थी, जो टिड्डा दल होता था या वैसे जो फसल किसी वजह से खराब हो जाती है, बहुत सारी फसलों में आपको भी पता है कि बीमारियां होती हैं, वो लग गई और वो खराब हो जाए
तो फर्टिलाइजर जो था वो इस्तेमाल नहीं होता था और मशीनों का इस्तेमाल तो होता नहीं था और जो मशीन थे वो खराब हालत में थे। तो ये सिचुएशन थी, मतलब वीक प्रोडक्टिव एक्लमेशन, और इन सभी की वजह से जो उत्पादकता होती थी, मतलब एक तरीके से जो प्रोडक्शन होता था वो कम होता था। तो पहला पॉइंट क्या है जी, वीक प्रोडक्टिव एक्लमेशन। दूसरा पॉइंट है यहां पे, ये देखो मैंने यहां पे बताया भी है कि उस समय ये सिचुएशन थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। अगला है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। उस समय जो लोग थे वो अनएम्प्लॉयड थे। आपको बता दूं, एक जमीन पे जहां पे 4 लोगों की जरूरत होती थी फसल काटने के लिए, वहां पे 10 लोग थे, घर के लोग हैं, बेरोजगार हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट थी और अंडर एम्प्लॉयमेंट, दोनों ही सिचुएशन थी। जो कैपिटल फॉर्मेशन था हमारे इंडिया का वो पुअर था, ना के बराबर था। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट दोनों ही थी, बेरोजगारी तो थी और अल्प रोजगारी भी थी। अल्प रोजगारी का मतलब होता है कि अगर काम करने के लिए 8 घंटे की जरूरत हो तो उनको ज्यादा टाइम नहीं मिलता था, मोर देन मान लो 5 घंटे का काम मिला, 4 घंटे का काम मिला। आज भी आपको पता है कि खेती पे जाओ, आपको पता चलेगा कि भाई पूरे दिन का काम नहीं होता, फसल तो आधे दिन में कट गया, आधे दिन खाली बैठे रहे, है ना। इस तरीके की सिचुएशन थी। तो सेकंड पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। नाउ थर्ड पॉइंट है हमारे पास यहां पे, देखो हमने बताया कि 85% पॉपुलेशन जो था वो एग्रीकल्चर पे था और इसकी वजह से यहां पे एक वर्ड है प्रच्छन्न बेरोजगारी, हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं कि भाई जितने लोगों की जरूरत होती थी उससे कहीं ज्यादा लोग कृषि पर लगे हुए थे। ये देखो यहां पे जो थर्ड पॉइंट है वो है लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी सिचुएशन कैसी थी, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों की बात हो रही है। अभी समझना जरा, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। वीट का जो प्रोडक्शन था 1947 में वो 660 था, जो प्रोडक्टिविटी थी केजी पर हेक्टेयर की बात हो रही है यहां पे। 2016-17 में यहां पे 16-17 है, वहां पे 3216 मतलब 4.9 टाइम्स बढ़ा 1947 से। तो देख सकते हो कि 1947 में जो सिचुएशन थी वो सिर्फ और सिर्फ 660 का था, मतलब 660 केजी पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी थी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि एक जमीन के कितने टुकड़े में कितना ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है ना। जैसे मान लो जमीन का एक टुकड़ा है, अब 1 हेक्टेयर की बात करें तो पहले जो प्रोडक्टिविटी थी 1 हेक्टेयर में वो 660 किलो अनाज उगता था, गेहूं का प्रोडक्शन होता था। आज वही 1 हेक्टेयर की जमीन और वहां पे जो प्रोडक्शन होता है वो 3216 का प्रोडक्शन होता है। वही राइस की जो प्रोडक्शन की बात करें, चावल की, तो 665 इंडिपेंडेंस के टाइम पे, और आज वो 2550, मतलब कुछ 4 गुना हो गया है। और प्रोडक्शन की बात करें, ये प्रोडक्टिविटी मतलब एक जमीन के टुकड़े में कितनी फसल उग सकती है उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्शन, एक्चुअल में प्रोडक्शन क्या हुआ, मतलब जितनी भी जमीनें थी, तो वीट का जो प्रोडक्शन था 1947 में वो 64 लाख टन का था, जबकि 2016-17 में ये 984 का हो गया, मतलब कुछ 15-16 गुना, 15.5 गुना कह सकते हो। और चावल का प्रोडक्शन 5 गुना, जी हाँ 5 गुना बढ़ा, 220 से 1102। कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि सर ये टेबल याद करना पड़ेगा। डियर, टेबल में बहुत कुछ नहीं है, छोटी सी टेबल है, याद कर लोगे एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट बैठता है, एग्जामिनर समझता है कि हाँ बच्चे को आता है। तो तीसरा पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। नाउ यहां पे तीसरे पॉइंट में एक चीज और भी बताई है कि जो फार्मर थे वो पुअर थे। अब प्रॉब्लम क्या थी, क्यों ऐसा था, गरीब किसान थे। जो किसान थे, आपको पता है जमींदारी प्रथा थी उस समय, और जमींदारी प्रथा होने की वजह से रेशियो चलता था। आज भी जो गांव के लोग हैं, आपको पता है खेती को बटाई पे दिया जाता है ना। बताना मुझे कमेंट में, कमेंट करके बताओ कि हाँ ऐसा होता है कि आपके गांव में जो किसान होते थे उनको खेती बटाई पे, आज भी होता है बटाई पे, लेकिन वहां पे मतलब आज हो सकता है कि भाई किसी के पास जमीन उतनी नहीं है जितनी पहले होती थी। पहले तो जमींदार होते थे, जमींदार क्या करते थे, किसानों को काम पे रखते थे। अब मान लो एक फसल का प्रोडक्शन हो, उसका 80%, मोर देन 80% वो अपने पास रखते थे, 20% किसानों को देते थे। अब वो आपको पता है कि फसल से अपना परिवार भी नहीं पाल पाता था, 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात। तो सिचुएशन थी कि ये कुपोषित थे, मतलब पूरे 3 वक्त का खाना भी इनको नसीब नहीं होता था। और स्टैमिना, आपको पता है जब खाना ही नहीं मिलेगा, एक जो इंसान है वो दुबला पतला होगा, स्टैमिना नहीं होगा, तो आपको पता है कि काम कैसे कर पाएगा। और इसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम थी। 1947 की बात कर रहा हूं, आज तो प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ गई, वो टेबल में आपने देखा है।
जो फोर्थ है वो है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। जो जमीन का टुकड़ा था वो छोटा छोटा था। अब आपको पता है कि एक बड़ा जमीन का टुकड़ा होगा तो हल जुतवाने में भी आसानी होगी, ट्रैक्टर से हल जुतवा लो, है ना, ट्रैक्टर से पूरा खेत जुतवा लो, फिर एक ही जगह पे जो लेबर है वो काम करेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन एक खेत यहां है, एक खेत यहां, एक खेत वहां, दूर दूर है, तो आपको पता है आने जाने में भी टाइम लगता है ना। अगर मान लो आप ट्यूशन पढ़ते हो और मान लो अकाउंट्स का ट्यूशन पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स का ट्यूशन पढ़ते हो, इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ते हो, और ये तीनों के तीनों ट्यूशन जो है वो अलग अलग जगह पे है, तो जाने आने में टाइम लगता है। वही अगर ट्यूशन एक ही जगह हो जाए और तीनों क्लासेस एक के बाद एक लग जाए तो आपका टाइम बच जाता है। वही बात यहां पे भी है। तो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स थी, जो जगह थी वो टुकड़ों में बटा हुआ था, स्मॉल था और फ्रेगमेंटेड, स्मॉल मतलब छोटा, फ्रेगमेंटेड मतलब बिखरा हुआ, और इसकी वजह से जो कॉस्ट थी वो ज्यादा होती थी, है ना। अब हल जुतवाना है तो मान लो आधे से ज्यादा दिन उधर ही लग गया, फिर वो हल पूरा, आपको पता है यार पूरा असेंबल करने में टाइम लगता है। हल में भी ऐसा नहीं कि बैल को लगा दिया और चालू हो गए, पूरा असेंबल करने में टाइम लगता है। तो मान लो अब एक टाइम यहां लगा, फिर दूसरे दिन वहां पे हुआ। लेकिन यही अगर मान लो एक ही बड़ा खेत होता तो सुबह से लेकर शाम तक वो पूरा जोत सकते थे। तो हाई कॉस्ट होती थी और प्रोडक्टिविटी जो होती थी वो लो होती थी। प्रोडक्टिविटी क्या होती थी जी? लो होती थी। नाउ फिफ्थ पॉइंट है यहां पे, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जमींदारी पर था, इसने भी हमारे देश को खा लिया। जय सिंह, ये देख सकते हो मुच्छड़, है ना, मैक्सिमम शेयर ले जाता था। ये मैंने बताया आपको कि मोर देन 80% शेयर ले जाता था। जमीन का मालिक ये होता था। काम करने के लिए किसको रखता था? ये जो किसान होते थे वो काम करते थे। अब उसको मेहनत के बदले 10%, 15%, 20% शेयर मिल जाता था। और बताऊं, जो फसल था, बाकी सारी चीजें वो किसान ही लगाता था। आज भी जब खेती को बटाई पे दिया जाता है तो जो मालिक होता है वो सिर्फ जमीन देता है। फसल, खेत में जो खेत का जोतना है, फसल है, बीज है, जो बीज बोएगा, फसल उगाएगा, इसके अलावा जो भी खेती से रिलेटेड काम है वो सब किसान करेगा। जो मालिक है उसको कुछ नहीं करना, मालिक को तो अपना हिस्सा मिल जाएगा। समझ गए? तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जरा एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं इन 5 पॉइंट को, कि इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम या इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था? पहला, वीक प्रोडक्टिव एक्यूमुलेशन। दूसरा पॉइंट था अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। तीसरा पॉइंट था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। चौथा पॉइंट था स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। और पांचवा, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। जी हाँ, ये 5 पॉइंट, ये सभी जो नोट्स है आपको वो डाउनलोड लिंक में नीचे अभी दे दूंगा मैं आपको। ध्यान से समझो, ये जो भी आपको नोट्स मिलता है, इस नोट्स को अच्छे से सुंदर से रजिस्टर पे नोट डाउन करो। एक हमने इसका, बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर एग्जाम में आएगा तो इसको कैसे लिखेंगे, तो एक पूरा आपको नोट्स दूसरे तरीके का भी दिया जाएगा जिसमें वर्ड्स में लिखा हुआ है, पूरे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है। ये शॉर्ट नोट्स हैं, एग्जाम के टाइम पे पढ़ने के काम आता है। पूरा नोट्स डिटेल में पढ़ना है तो किताब तो है ही, अदरवाइज मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा। रजिस्टर नीट एंड क्लीन बनाना है, जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे क्लिक करो, आपको वहां पे सारे के सारे जो नोट्स है वो मिल जाएंगे। उसको रखो और रजिस्टर में नोट डाउन करो। और याद रखना, आप में से बहुत सारे बच्चे सोचते हैं चल बाद में कर लूंगा, स्क्रीनशॉट खींच लेता हूं। डियर, वो मोबाइल में पड़ा रहेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूं अभी नहीं तो कभी नहीं, तो इसलिए अभी नोट डाउन कर लो। ओके? और हाँ, अगली क्लास में मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा जो पॉइंट है उसको नोट तो करके रखोगे, सुंदर सा रजिस्टर बना के रखोगे और याद करके रखोगे कि इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी थी। 5 के 5 पॉइंट। ओके, चलो, तो अगली क्लास में जब ये सारा का सारा याद हो जाए तो नीचे मुझे कमेंट में जरूर लिख के दिखाना ये 5 के 5 पॉइंट कि आपने याद कर लिया, और मुझे बताना कि हाँ सर हमने याद कर लिया। पता है डियर, अगर आपकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मेरा भी मॉरल डाउन होगा कि मैं, देखो, अपना इतना कीमती वक्त आपको दे रहा हूं और आप जो है कमेंट करके मुझे बताते भी नहीं हो, तो ये तो एक समझ सकते हो कि एक कहते हैं ना इसको कि भाई मतलब सिर्फ अपना कर लिया और बाकी का कुछ मतलब ही नहीं है, तो एक तरीके से स्वार्थ हो जाएगा आपका इसमें। तो बेहतर है कि आप नीचे कमेंट करके मुझे बताओ, मेरा उत्साह बढ़ता है कि हाँ आप पढ़ रहे हो। सामने होते तो भाई आप आवाज़ दे के बताते या बोलते तो पता चलता, अभी तो सामने नहीं हो तो कैसे पता चलेगा? कमेंट के माध्यम से। चलो, मिलूंगा अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।